हेलो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। जरा दोस्तों को शेयर भी कर दो। क्लास शुरू होने वाली है। आज की क्लास पवन, जिनकी क्लास छूटी हुई है, शुरू से पढ़ते हैं इसे। मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है बच्चों? जरा रिस्पॉन्स करिए, टाइप करके मैसेज करिए। रिस्पॉन्स, आवाज पहुंच रही है? देख पा रहे हैं आप लोग? ओके। देखिए, जो आज नए होंगे, पीछे का टॉपिक कल मैंने जो आपदा आई हुई है जोशी मठ पे, कल टॉपिक, परसों का टॉपिक बीच में था। और कल इस आपदा की क्लास को पढ़ाने के चक्कर में जोशी मठ, इसके कल क्लास ब्रेक हुई थी, टॉपिक बीच में था। तो मैं एक काम करता हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक को शुरू से लेके चलता हूं, जिससे जो नए पुराने बच्चे हैं उन सबकी क्लास व्यवस्थित हो जाए। जरा दोस्तों में शेयर कर लीजिए और क्लास को हम शुरू करते हैं। पवन, पवन टॉपिक फिर से लेके चलते हैं। पवन टॉपिक फिर से लेके चलते हैं और क्लास बीच में थी, जोड़ लेते हैं सबको और जोड़ने के बाद क्लास आगे लेके चलते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है पवन तथा उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। पवन तथा उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। देखिए, पवन और वायु में दो अंतर है। जब वायु स्थिर हो तो उसे एयर कहते हैं, गैसों का। जब उसमें गति हो, मूवमेंट हो, तो उसे पवन के नाम से जानते हैं। देखिए, पिछली क्लास में आपने देखा था कि विभिन्न प्रकार के गैसों के, विभिन्न प्रकार के गैसों के यांत्रिक मिश्रण को, विभिन्न प्रकार के गैसों के यांत्रिक मिश्रण को हम वायु कहते हैं। जब यही वायु एक स्थान से, जब यही वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसे पवन के नाम से संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिए, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और ये गैसें करती क्या है? इन गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का अलग अलग मात्रा है। जैसे कुछ ज्यादा मात्रा में है, कुछ कम मात्रा में है। इसमें कुछ अच्छी गैसें हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, कुछ जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी गैसें हैं। तो ये गैसें इस गैस के मात्रा में अपना अलग अलग मात्रा में है, इसीलिए इसे
हम रासायनिक मिश्रण न कहते इसे क्या कहते हैं? इसे रासायनिक मिश्रण न कहते, इसे यांत्रिक मिश्रण कहते हैं। जब ये विभिन्न प्रकार के गैसों का समूह एक जगह पे स्थिर है तो ये वायु है, वायु। और जब इसमें यह वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज दिशा में गतिमान हो जाए, क्षैतिज दिशा में गतिमान हो जाए तो इसे पवन के नाम से संबोधित करते हैं। यहां से यहां तक चलती हुई पवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती हुई पवन विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनसे अनेकों स्थलाकृतियों का जन्म होता है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य, उसकी बनी हुई स्थलाकृतियां, ये इससे ये टॉपिक आपका क्लियर होता है कि ये पवन, बहता हुआ पवन किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों को जन्म देगा। अब देखिए, जिस प्रकार आप लोग नदी पढ़ चुके थे, जिस प्रकार नदी मैदानी क्षेत्रों में, ऐसे जगहों पर जहां पर वर्षा हो रही हो, वहां पे अपरदन का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार पवन कहां काम करता है? मरुस्थली क्षेत्रों में। कहते हैं ये पवन का कार्य कैसे जगह पे होगा? कहते हैं या तो वो शुष्क हो, या तो वो शुष्क हो, या तो वो अर्ध शुष्क हो, या तो वो शुष्क हो, या तो वो अर्ध शुष्क हो, या तो वो मरुस्थल हो, मरुस्थल हो जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, ऐसी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पर पवन अपना कार्य करेगा। ध्यान रखना, ये पवन कभी भी मैदानी रिहायशी इलाकों में कोई एक्टिविटीज नहीं करेगी। जब भी करेगी पवन एक्टिविटी, जो भी क्रियाकलाप करेगी, वो या तो शुष्क हो, या तो अर्ध शुष्क हो, या तो मरुस्थल हो, या तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जगह। क्योंकि वायु में पर्याप्त मात्रा में धूल, मिट्टी के कण चाहिए उसको अपने कार्य को करने के लिए। अब देखिए, आपने देख लिया कि पवन ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार नदी मैदानी क्षेत्रों में काम करती है, पवन ठीक उसी प्रकार कहां काम कर रहा है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनेकों प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण कर रहा है। पवन के कार्य करने के लिए कुछ कारक हैं, जो कारक जिम्मेदार हैं कि पवन कुछ इस प्रकार की होगी, तब जाकर हम ये पवन अपने कार्य को संपादित कर पाएगी। यहां तक क्लास मैंने, आप जो नए बच्चे वो ध्यान से देखेंगे, नए पुराने सब देख लें, कि कॉन्सेप्ट अगर रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पवन के सक्रिय होने के, पवन के कार्य करने के, पवन कैसे कार्य करेगी, उसके लिए कुछ कारक हैं। अगर ये कारक इन्वॉल्व हो तो पवन अपरदन का कार्य शुरू कर देती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। सवाल आ चुका है कि पवन का कार्य पवन अपरदन का कार्य मैदानी क्षेत्रों में करता है। तो बार बार रिपीट करने के पीछे कारण है कि पवन मैदानी क्षेत्रों में अपरदन का कार्य नहीं करेगा, नदियां अपरदन का कार्य मैदानी क्षेत्रों में करती है। पवन जब भी कार्य करेगा तो कहां करेगा? पवन जब भी कार्य करेगा तो जाएगा कहां? शुष्क, अर्ध शुष्क, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, जितने भी गोबी का डेजर्ट, जितने भी डेजर्ट होंगे, ऐसे जगहों पर पवन कार्य करेगा। और पवन के कार्य करने के लिए कुछ कारक हैं जो अनिवार्य रूप से देखे जाते हैं, पवन को एक्टिव करते हैं। कैसे? पवन के लिए धूल कण चाहिए, अवसाद चाहिए, छर्रिया चाहिए, बालू के कण चाहिए। आप जानते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर गए हो तो आप जानते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता क्या है कि जब जहां पर मरुस्थल में जाते हो आप देखने के लिए, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में घटना क्या घटती है कि बहुत बालू दिखाई देता है। आप जानते हो कि ये बालू, ये रेत आते कहां से है? तो आइए
पहला फैक्टर पवन को कार्य करने के लिए पहला फैक्टर है ऋतु अक्षय या वैदरी। ऋतु अक्षय या वैदरी। अब देखिए ऋतु अक्षय क्या है। ऋतु अक्षय मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन का तापमान ज्यादा हो जाता है और रात का तापमान कम हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि जो वस्तु उष्मा का जितना ज्यादा अवशोषक होती है उतना ज्यादा उत्सर्जक होती है। जैसे आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ तुरंत याद आ जाता होगा, सब पूरा तैयार, और 4 दिन बाद क्या हुआ, गुल। कंडीशन क्या बन गई कि नियम है यार, घबराना नहीं, वो आपके जेहन से कभी नहीं निकलती। चीजें जो आपने पढ़ लिया है, जो सीख लिया है, वो आपके जेहन से कभी निकलती, क्योंकि जो वस्तु उष्मा का जितने ज्यादा अवशोषक होती है उतने ज्यादा वो रिलीज करती है। ये नेचर का नियम है। देखिए हुआ क्या, ये कोई पत्थर की चट्टान है मरुस्थलीय क्षेत्रों की। दिन के समय में इसका आकार बढ़ गया, तापमान ज्यादा होने से इसका आकार बढ़ गया, और जैसे ही आकार बढ़ गया, जैसे ही रात हुई इसने उष्मा को छोड़ा। जब इसने उष्मा को छोड़ा तो कंडीशन ये बन गई, ये सिकुड़ गया, आकार छोटा हो गया। और इसी तरह प्रक्रिया प्रसरण संकुचन लगातार होने से ये चट्टानें ढीली हो जाती है, टूटने लगती है, टूट कर छोटे छोटे कणों में अलग अलग हो जाती है। इसी वैदरी की क्रिया से ही, कॉन्सेप्ट याद रखना, इसी मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानों पर होने वाली वैदरी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुई क्या होता है, राजस्थान मरुस्थलों में डिजर्ट बालू का निर्माण होता है। बालू के कण फैलते हैं, यही बालू के कण कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली पवन के साथ जितने पर्याप्त मात्रा में धूल कण होंगे, बालू अवसाद होंगे, उतना यह अपरदन का कार्य उतना ही तेज करेगी। सबसे कठिन बात है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों में वैदरी की क्रिया न हो तो बालू बनेगा नहीं, चट्टानें टूटेंगी नहीं, और हवा में कण की मात्रा नहीं होगी, और यह कण की मात्रा नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, ये किसी कारण से अपरदन का कार्य इनका बाधित हो जाएगा। कहते हैं दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा कारण क्या है, पवन को सक्रिय करने का दूसरा कारण, पवन का वेग। दूसरा कारण पवन का वेग। कहते हैं मरुस्थलों में पर्याप्त मात्रा में बालू के कण हो चुके हैं, मिट्टी के धूल के कण हो चुके हैं। अब कंडीशन क्या बनी कि जो पवन चल रही है उस पवन का वेग क्या है, उस पवन की चाल क्या है, उस पवन की चाल के साथ अब मार्ग में पड़ने वाले धूल कण इसके पवन के साथ हो लेते हैं, जिसे कहते हैं आप धूल भरी आंधियां चल रही। बच्चों थोड़ा सा शेयर करो, ये क्लास आपकी चल रही है, थोड़ा सा देखो, शेयर करते रहो। अब बालू के कण इस हवा के साथ हो लिए, अब जितना इसका वेग होगा उसी के अनुसार ये अपने साथ बालू के कणों को उठाएगी और लेकर आगे बढ़ेगी। मार्ग में पड़ने वाले जो भी चट्टान मिलते हैं उन चट्टानों पर क्या करेगी, ये रगड़ कर घर्षण करके अपरदन का कार्य करेगी। लेकिन अगर वेग कम होगा, चाल कम होगी, तो ये पवन अपने साथ
उतने बड़े पैमाने पर अवसाद मिट्टी के कण नहीं लेकर चल पाएगी। दरअसल अब कंडीशन ये बन जाएगी कि अपरदन का कार्य कम हो जाएगा। अपरदन नहीं होगा। अपरदन होने के लिए जरूरी है कि जो ये पवन चले उस पवन में पर्याप्त रेत हो, धूल हो, छर्रियां हो, कंकड़ पत्थर के टुकड़े हो। तीसरा जो फैक्टर है वो है मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों का, मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों का स्वभाव, मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों का स्वभाव। जैसे कहानी देखिए कि पवन तेजी से लेके धक्के देते हुए छर्रियां बालू के कण लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन अब कंडीशन क्या बन गई कि मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों का स्वभाव, जैसे ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, लेकिन यह चट्टान ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट से बनी हुई है। ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट से बनी है। तो यह चट्टान कोमल तो है नहीं, यह चट्टान कठोर है, यह चट्टान कठोर है। अब हुआ क्या, आप चलता हुआ पवन, बहता हुआ पवन जब मार्ग से जब टकराया, इस पहाड़ों से जब इस चट्टानों से टकराया तो अपरदन नहीं कर पाया, क्योंकि कठोर चट्टानों को घिसकर काटना थोड़ा सा कठिन था। अगर यही चट्टान कठोर के बजाय कोमल हो तो बहती हुई यह पवन मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को घर्षण करके चट्टानों को काट कर क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी और यह चट्टानें कट जाएंगी। पवन के साथ मलबा की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, अब तीसरी कंडीशन, अब ये पवन कैसे चलेगी? भाई पवन चल तो रही है, लेकिन पवन की चाल कैसे होगी? कहते हैं उसके लिए तीसरा कारण आता है, उसके लिए चौथा कारण है, उसके लिए चौथा कारण है वायुदाब में परिवर्तन या अंतर। अब देखो वायुदाब में अंतर कैसे आएगा? जैसे कोई ये एक्स स्थान है, यहां पर तापमान ज्यादा है और वायुदाब कम है, और ये वायु जगह है, यहां पर तापमान ज्यादा है, कम है, यहां पर तापमान कम है और वायुदाब ज्यादा है। तो यहां की हवा तेजी से, यहां की हवा तेजी से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती है। मतलब वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ तेजी से प्रवाहित होती है। कंडीशन ये बन गई कि अगर यह वायुदाब में अंतर ज्यादा होगा, मतलब यह वायुदाब में अंतर ज्यादा होगा, तो पवन के चलने की चाल तेज हो जाएगी। मतलब आगे टॉपिक मिलेगा, वायुदाब मैं क्लियर करूंगा, यहां से हल्का सा जानिए। दो स्थानों के मध्य के वायुदाब के अंतर को, वायुदाब का अंतर ही
क्या करता है, पवन की चाल को तेज या कम करने में उत्तरदायी होता है। वायु दाब में अंतर जितना ज्यादा होगा, पवन की चाल उतना तेज होगी, पवन की चाल उतना तेज होगी। तो देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के अपरदन कार्य को प्रभावित करने वाले ये 4 फैक्टर आपके सामने आ गए। पहला फैक्टर आया कि वैदन की क्रिया हो, ऋतु अपक्षय हो। दूसरी क्रिया आया कि पवन का वेग हो। तीसरी आया पवन के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हो। चौथा आया चट्टानों का स्वभाव। अगर ये सब कुछ एक जैसा होगा तो पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन का कार्य तीव्र गति से करना शुरू कर देगी। नहीं तो पवन का कार्य मैदानी क्षेत्रों में कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गई कि पवन किस प्रकार अपरदन का कार्य करेगी और किस प्रकार चीजों को नियंत्रित करेगी। अपरदन का कार्य, पवन का जो कार्य है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही संपन्न होगा। ध्यान रखिए, जिस प्रकार नदियां मैदानी क्षेत्रों में 3 कार्य करती है, उसी तरह पवन भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 3 प्रकार के कार्य करता है। जैसे अब अगली हेडिंग डालेंगे, पवन के कार्य। तो पवन के सेम 3 कार्य हो गए, अपघर्षण, परिवहन और निक्षेपण। अपघर्षण, परिवहन और निक्षेपण, यह तीन कार्य पवन क्या करता है, यह 3 कार्य पवन संपन्न करता है। कंडीशन ये बन गई। अब आप जानोगे कि अपघर्षण क्या है। अब आप जानोगे कि अपघर्षण क्या है। पहली हेडिंग, पवन के 3 कार्य, अपघर्षण, परिवहन और निक्षेपण। मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं अपघर्षण क्या है। प्रवाहित होती हुई पवन, प्रवाहित होती हुई पवन प्रवाहित होती हुई पवन करती क्या है कि मार्ग में पड़ने वाली प्रवाहित होती हुई पवन मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़कर, चट्टानों को घर्षण करके, कहते हैं मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को घर्षण करके करती क्या है कि इनका घर्षण करके इनका परत दर परत कणों को निकाल लेती है। परत दर परत कणों को निकाल लेती है। यही कार्य पवन का अपघर्षण कार्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, प्रवाहित होती हुई पवन मार्ग में पड़ने वाले, ऐसे आई मार्ग में पड़ने वाले जो भी चट्टानें पड़ रही हैं उस पर रगड़कर घर्षण करके इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, घर्षण करके करती क्या है कि इन चट्टानों के जो कोमल कण होते हैं इन्हें आसानी से रगड़कर अपने साथ उड़ा ले जाती है। यही पवन का क्या कहलाता है, यही पवन का अपघर्षण कार्य कहलाता है। अब पवन का जो अपघर्षण कार्य है ये पवन के वेग पर प्रभावित होता है। पवन का वेग जितना तेज होगा उसमें मलबे, धूलिकण की मात्रा उतना ज्यादा होगी। अब जब जितना मात्रा में ज्यादा धूलिकण होगा चट्टानों पर घर्षण का कार्य उतना ही तेज होगा। जैसे आप जानते हो
धूल भरी आंधियां चल रही है, धूल भरी आंधियां चल रही है, तो आपके जब बॉडी से टकराती है, आपके शरीर से जब टकराती है, तो टकराने के बाद कंडीशन ये बनती है, जब ये आपके बॉडी से टकराती है तो जैसे बारीक जो मिट्टी कण होते हैं वो आपके आंखों में जाते हैं, लेकिन जो छलियां होती है, जो टुकड़े होते हैं, वो आपके पैरों से क्या करते हैं, टकराते हैं। कंडीशन ये बन गई। यही टकराना, आप जैसे आपकी बॉडी पे धक्का लग रहा है, उसी पहाड़ों चट्टानों पे लगता है, वायु मारती है बार बार धक्का, और जो बारीक कोमल कण होते हैं, पवन को घर्षण करके, पवन उन कणों को घर्षण करके निकाल लेती है। और ध्यान रखना कि यही कणों का चट्टानों से अलग होना अपघर्षण के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक बनता है अपघर्षण के बाद कार्य इसका पवन का दूसरा होता है, जिसे आप कहते हो कि परिवहन कार्य। परिवहन कार्य, परिवहन कार्य दूसरा। अब देखिए, मार्ग में जो भी चट्टानें पड़ रही हैं, मार्ग में जो भी चट्टानें पड़ रही हैं, मार्ग में जो भी चट्टानें पड़ रही हैं, पवन इन चट्टानों को, पवन इन चट्टानों को काट कर धूल कणों को अपने साथ लेकर उड़ जाती है, लेकर उड़ जाती है। पवन का यही कार्य, पवन का यही कार्य चट्टानों को काटकर, कणों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, मतलब लेकर उड़ जाती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही पवन का परिवहन कार्य के नाम से, पवन का परिवहन कार्य के नाम से जाना जाता है। फिर रिपीट कर रहे हैं कि पवन का परिवहन कार्य क्या है। पवन का परिवहन कार्य वो कार्य है जो अपघर्षण के द्वारा, जो मलबा पवन ने, जो कण को पवन ने निकाला है, उस पवन को लेकर, उस मिट्टी के कणों को लेकर, चट्टान कणों को लेकर पवन इन्हें दूर लेकर चली जाती है। मतलब इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही पवन का परिवहन कार्य कहलाता है। अब देखो, ध्यान रखो कि परिवहन कार्य किस पे डिपेंड करता है। परिवहन कार्य भी पवन के वेग पर डिपेंड करता है। क्या करता है? परिवहन कार्य भी पवन के वेग पर आधारित होता है। पवन के वेग पर आधारित होता है। पवन का वेग जितना तेज होगा, पवन का वेग जितना तेज होगा, परिवहन की मात्रा उतना ही ज्यादा होगी। पवन का वेग जितना ज्यादा होगा, इसका परिवहन भी उतना तेज होगा। ये तो हुआ बच्चों आपका परिवहन कार्य। अब तीसरा जो कार्य आता है, इसका जो तीसरा कार्य आता है वो है निक्षेपण। आप जानते हो, पवन ने अपघर्षण कर दिया, चट्टान के कणों को अलग कर दिया। अब इन चट्टान के कणों को लेकर पवन उड़ गई, पवन निकल गई,
जब पवन इन चट्टानों को लेकर उड़ गई तो ये परिवहन हो गया, जो कि वेग पर डिपेंड करता है। लेकिन वेग जब कुछ दूर पवन चली जाती है तो भार चट्टानों के वायु में धूल कणों का भार बढ़ जाता है। भार बढ़ने से पवन का वेग मंद पड़ने लगता है। अब जब पवन का वेग मंद पड़ने लग जाएगा तो पवन अपने साथ लाने वाले धूल कणों के बड़े कणों को क्या करती है, छोड़ना शुरू कर देती है। जिन्हें ले जा पाने में अक्षम हो जाती है उन कणों को पवन छोड़ देती है। यही कार्य सबसे पहले बड़े बड़े कणों को छोड़ती है, इसके बाद और आगे जाते थे बारीक कणों को भी छोड़ना शुरू कर देती है। पवन का यही कार्य, जो धूल कण मिट्टी जो अपने साथ लेकर जा रही है, ये छोड़ना ही पवन का निक्षेपण कार्य माना जाता है। इसे ही पवन का निक्षेपण कार्य कहते हैं। तो पवन का 3 कार्य आपने देख लिया, अपघर्षण, परिवहन और निक्षेपण। तो बच्चों जो सुन पा रहे हैं बच्चे, आज थोड़ा सा लिंक शेयर करने में दिक्कत हो गई है तो देखिए, जो बच्चे आ पाए हैं वो अपना लिखें, जिनकी क्लास छूट रही है वो ठीक है, देखते हैं कल से क्लास रेगुलर करेंगे। लेकिन यहां से जो आपने पढ़ा है उससे आप लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे सुनिए, थोड़ा सा लिख आगे समझते चलते, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग लिखने वाली प्रक्रिया देख सकते हैं जिनका। तो हम लोग क्लास को लेके आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं तेजी से, क्योंकि टॉपिक कवर करते हैं, समझ में आ गई, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ नोट करना है तो जल्दी कर लीजिए। हाँ लिखिए, विभिन्न प्रकार के गैसों के यांत्रिक मिश्रण को वायु कहा जाता है। इस वायु में अलग अलग गैसों की अलग अलग प्रतिशत मात्रा होती है। ये गैसें जब क्षैतिज दिशा में गतिमान हो जाती हैं तो प्रवाहित होते हुए वायु को पवन के नाम से जाना जाता है। यही पवन, बहती हुई पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। पवन का वेग को प्रभावित करने के लिए कुछ कारक हैं जो अपघर्षण को जो प्रभावित करते हैं, जिसमें वैगरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दिन का तापमान ज्यादा हो जाने से, रात का तापमान कम हो जाने से चट्टानें बार बार फैलती और सिकुड़ती है। तो कंडीशन ये बनती है कि टूटकर सिकुड़ जाती है, छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिया को वैगरिंग के नाम से जानते हैं। यही क्रिया लंबे समय तक चलती रही तो ये कण टूट कर अलग हो जाते हैं। इन्हीं से रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू का निर्माण होता है। आगे देखिए, पवन का वेग जो था वो क्यों वायुदाब पर आधारित है। दो स्थानों के वायुदाब में जितना ज्यादा अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही ज्यादा तेज चलता हुआ दिखाई देगा। तीसरा था चट्टानों का स्वभाव। प्रभावित होती हुई ये चट्टानें मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के स्वभाव के आधार पर प्रदान करती हैं। अगर ये चट्टानें ग्रेनाइट की हो, नीस की हो, शिस्ट की हो तो ये बहुत बड़े पैमाने पर अपर्दन नहीं कर पाती। दूसरी प्रक्रिया, अगर ये कोमल होंगी तो अपर्दन का कार्य तेजी से हो जाएगा। तीसरा कि इनका वेग वायुदाब का अंतर ही पवन के वेग को नियंत्रित करता है। पवन का वेग वायुदाब में अंतर जितना ज्यादा होगा, पवन का वेग उतना ही तेज होगा। पवन के कार्य में 3 कार्य होते हैं: अपघर्षण, परिवहन, निक्षेपण। अपघर्षण क्या है कि प्रवाहित होता हुआ पवन मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को
काट कूट कर, रगड़ कर, घर्षण कर कर उसके कणों को अलग कर लेता है, यही इसका अपघर्षण कहलाता है। पवन का वेग जितना तेज होगा, अपघर्षण कार्य उतना ही तेज होगा। तीसरा दूसरा बनता है परिवहन। अपघर्षण करने के बाद जो पदार्थ, जो मटेरियल पवन अपने साथ लेकर चलती है, उसी को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, यही पवन का परिवहन कार्य कहा जाता है। निक्षेपण क्या है? जब पवन का वेग शांत होने लगता है तो पवन उन कणों को जो अपने साथ ढो रही होती है, उन कणों को गिराना शुरू कर देती है, यही पवन का निक्षेपण कार्य कहलाता है। यहां तक हो चुका था। अब इस पवन अपने प्रवाह, अपने तीनों कार्यों के द्वारा तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिनमें पहली स्थलाकृति बनती है वातगर्त। पहली स्थलाकृति बनती है वातगर्त। आइए देखते हैं वातगर्त क्या है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सबको? एक बार मैसेज कर लीजिए, क्योंकि YouTube पे पहली बार क्लास चल रही है। चलिए, पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में पहली स्थलाकृति आती है वातगर्त। वातगर्त क्या है? जैसे ये धरातल है, पवन आई, टकराई और फिर उड़ गई, पवन आई, टकराई और फिर उड़ गई। कंडीशन ये बन गई कि पवन के बार बार धरातल पे टकराने से ये भाग कटकर, यहां के कण कटकर पवन के घर्षण से निकल जाते हैं बाहर, उड़ जाते हैं और एक यह गर्त, गड्ढा बन जाता है। इसी गड्ढे को हम वातगर्त के नाम से जानते हैं। यही प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती रही, हवा आती रही, टकराती रही, हवा आती रही, टकराती रही और टकराने के बाद ये गड्ढे का आकार बढ़ जाता है, इस गड्ढे का आकार बढ़ जाता है, तो यही गड्ढा क्या बन जाता है? यह पूरे वातगर्त के नाम से जाना जाता है। इसी वातगर्त को यूएसए में बफेलो बालोस कहते हैं और जर्मनी में केरी कहा जाता है। भारत में जर्मनी में केरी, यूएसए में बफेलो बालोस, भारत में वातगर्त के नाम से संबोधित करते हैं। अब क्या हुआ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई देने वाला यह अर्ध कटोराकार आकृति का जो गड्ढा है, इसे ही यूएसए में बफेलो बालोस, जर्मनी में केरी और भारत में वातगर्त के नाम से संबोधित करते हैं। अब क्या हुआ? आप जानते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है और बालू जल को एब्जॉर्ब नहीं करता और हल्की सी भी वर्षा में बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। अब पानी फैलकर इस गड्ढे में क्या हुआ? भर गया। पानी इस गड्ढे में आ गया और इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कुछ समय के लिए एक झील का निर्माण हुआ, जिसे वातगर्त झील के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये झील लंबे समय तक नहीं रहती, ये झील बहुत समय तक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने से, सुबह ही तापमान जब बढ़ता है तो यहाँ का जल वाष्पीकरण होने लगता है और धीरे 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 बड़ी जल्द ही यह जल खत्म होकर वाष्प में बदल जाता है। और जब वाष्प बदल गया तो ये गड्ढा सूख गया। सूखने का मतलब है कि जब सूख गया तो ये जो अगल बगल के जल के साथ जो खनिज पदार्थ आए थे, जैसे
चूना, नमक, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो पदार्थ थे, जो खनिज पदार्थ थे, इसके तली में क्या हुए, बचे रह गए। और इन तली से इन खनिज पदार्थों को आसानी से निकाला जा सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि वातवृत्त का निर्माण प्रवाहित होती हुई पवन जब धरातल पर प्रवाहित होती हुई पवन जब धरातल पे टकराती है और फिर उड़ जाती है, तो धरातल पर बार बार टकराने से धरातल के कणों को लेकर उड़ती है। छोटे छोटे कण अलग में लगते हैं, जिससे धरातल नीचे दबने लगता है और दबते दबते एक अर्ध कटोराकार आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम वातगर्त कहते हैं। यही वातगर्त मरुस्थलीय क्षेत्रों में इधर उधर गड्ढे के रूप में दिखाई देती है। अगला कंडीशन ये बन गई, जो दूसरा आपका स्थलाकृति बनती है, बनाते चलिए। जो दूसरी स्थलाकृति बनती है, यह स्थलाकृति कहलाती है बोर्नहार्ट। बोर्नहार्ट या इंसेलबर्ग। बोर्नहार्ट जैसे जैसे ये कोई मरुस्थल है, ये कोई, जब आप मरुस्थल में कभी सौभाग्य मिले तो जाइए मरुस्थल में घूमने के लिए। जब मरुस्थल में घूमने जाते हैं तो जगह जगह आपको टीले दिखाई देते हैं, जगह जगह आपको टीलानुमा आकृति दिखाई देती है। ये टीलानुमा आकृति क्या है, इससे ही हम बोर्नहार्ट या इंसेलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग या बोर्नहार्ट क्या है, कहते हैं इंसेलबर्ग बोर्नहार्ट मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई देने वाला टीलानुमा आकृति, जो जगह जगह मरुस्थल में उठे उठे टीले दिखाई देते हैं, टीलेनुमा आकृति ही बोर्नहार्ट या इंसेलबर्ग के नाम से जानी जाती है। इस बोर्नहार्ट के ऊपर बालू के कण होते हैं, मतलब बालू का टीला दिखाई देता है। वास्तविक रूप में ये बालू का टीला होता है, लेकिन बालू के नीचे चट्टानें होती हैं। आइए देखिए कैसे। ये देखिए, ये मान लो कोई टीला है, ऐसे ये मरुस्थल था। मरुस्थल में जगह जगह ये उठे हुए टीले दिखाई दे रहे हैं और इन टीलों के ऊपर रेत जमी है। इन टीलों के ऊपर रेत जमी है। आपको देखने में तो लग रहा है कि ये टीले रेत के टीले हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये रेत के टीले है नहीं। तो देखिए कैसे बनते हैं। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में जरूरी नहीं कि सारी चट्टानें कोमल हो। कहीं कहीं ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानें भी होती हैं। मानो यह टीला ग्रेनाइट का बना हुआ है। ना इस टीले पर वैदरिंग ऋतु अक्षय की क्रिया प्रभावित कर पाई, ना इस पे पवन ने इसे अपर्दित अपघर्षित कर पाया। तो यह टीला उठा हुआ दिखाई देता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे कठोर चट्टानों के, जैसे ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों के, जो पत्थर की चट्टानें होती हैं, वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती और इन्हीं चट्टानों के ऊपर बालू के कण जमा हो जाते हैं। ऐसे जगह जगह दिखाई देने वाले टीले इंसेलबर्ग या बोर्नहार्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन इंसेलबर्ग की खोज करने का श्रेय प्रोफेसर बोर्नहार्ट को जाता है। इसीलिए इस आकृति को बोर्नहार्ट आकृति के नाम से भी जाना जाता है। तो वही चट्टानें जो कठोर है वो बच जाती हैं और उसके ऊपर रेत आकर जमा हो जाती है। तो रेत के जगह जगह रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिखाई देने वाले रेत के टीले क्या कहलाते हैं, बोर्नहार्ट या इंसेलबर्ग के नाम से जाने जाते हैं। अगली टॉपिक अगला ड्राई कांटर
जैसे जैसे हम किसी पुराने दीवार को, पहाड़ों को कभी कभी ध्यान से देखिए तो जैसे लगता है कि कोई न कोई आकृति बनी हुई है। आपके दिमाग में जिसकी आकृति आ जाती है वो वो दीवार पर वही आकृति, खरोंचे होती हैं, तरह तरह की खरोंचे होती हैं। आप कहते हैं यार ये बंदर बैठा है, ये भैंसे की आकृति बन रही है, ये देखो इसका पैर है, ये देखो इसका पूंछ है, एक कोई आकृति दे देते हो। तो देखिए ये आकृति कैसे बनती है। कहते हैं प्रवाहित होती हुई पवन, बहती हुई पवन, तेजी से चलती हुई पवन क्या करती है, जब जब किसी चट्टान से टकराती है। जैसे ये देखो, ये कोई चट्टान है, ऐसे हवा आई और इस चट्टान को टकराई, इस चट्टान पर टकराई, तो बार बार टकराने से, बार बार टकराने से ये जो भाई ये चट्टान है तो जरूरी नहीं है कि पूरी कठोर ही हो, कहीं कठोर होगी कहीं मुलायम होगी। मतलब ये चट्टान कहीं कठोर होगी और कहीं मुलायम होगी। तो बार बार हवा के प्रेशर से, हवा के दबाव से ये इस बीच की कोमल चट्टानें कट जाती हैं और एक ऐसी ऐसी आड़ी तिरछी लकीरों जैसा कटा हुआ दिखाई देने लगता है। तो पुराने पहाड़ों में अब पुराने दीवारों पर बनने वाली ऐसी खरोंचे, यही खरोंचे पवन के वेग से बनती हैं, क्योंकि पवन कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को काटकर अपने साथ लेकर उड़ जाता है। और यही बनने वाली विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी आकृतियां, खरोंचे ही ड्राई काउंटर के नाम से जानी जाती है। अब देखो इनको आप जोड़ लोगे, कह दो कि यार ऐसे से आकृति है, ये इसका मुंह बन गया, ये इसका हाथ बन गया, इसका पैर बन गया, तो कह दोगे कि ये भैंसा है, या ये पूंछ बन गया, ये पूंछ हो गई, ये बंदर की तरह दिखाई दे रहा है। तो विभिन्न प्रकार की जो दीवारों पर, पहाड़ों पर खरोच के कारण जो स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, यही स्थलाकृतियां ड्राई काउंटर के नाम से जानी जाती हैं। मैंने एक कहानी भी आपको बताया था कि एक पहाड़ था जो इधर से भी बंद था, इधर से भी बंद था। ऐसे हवा चल रही थी, हवा ने क्या किया, ऐसे हवा चल रही थी, इस पहाड़ के उस पार, इस पार रास्ते के लिए बीच में बस एक पहाड़ था। अगर ये पहाड़ हट जाता तो रास्ते अगल बगल के दोनों मिल जाते। एक कहानी थी कि पहाड़ के इस तरफ चौड़ा राजा हुआ करते थे और पहाड़ के उस तरफ चौड़ी रानी हुआ करती थी। दोनों शादी ब्याह करने वाले नहीं थे, राजा रानी मतलब घर वाले मना कर रहे थे और उधर चौड़ी रानी का स्वयंवर होने लगा। भैया चौड़ा राजा को गुस्सा आया, चौड़ा राजा ने एक तलवार उठाया और मजबूत घोड़े बैठकर अपने रानी को लेने के लिए किसी मार्ग से टक 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 आया। जब आया तो देखा पहाड़ है, चौड़ा राजा को गुस्सा आया, उसने तलवार निकाला और मारा तो तलवार से ये पहाड़ कट गया और ये रास्ता बन गया, इसी में से गया, चौड़ी रानी को लेके भाग गया। ये कहानी व्याप्त थी, लेकिन ध्यान रखना ये कहानी सही नहीं है, क्योंकि अब देखो कंडीशन ये बनती है, इसका निर्माण कैसे हुआ, लगातार पवन के प्रभाव से बहती हुई पवन क्या की इस चट्टान पर, क्योंकि मार्ग कम था इसलिए पवन सारी से प्रेशर यही लगा और प्रेशर लगते ये चट्टाने कट कर बड़ी कमजोर हो गई थी और चौड़ा आया और धक्का दिया, पतली सी पकड़ी थी टूट गई, दरवाजा बन गया। ऐसे ही पवन अपर्दन का कार्य करके इस प्रकार की स्थलाकृतियों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर देती है और ऐसा आंखों से देखने पर विश्वास नहीं होता कि पवन ने यह कार्य किया होगा। अब देखो धीरे धीरे इसको काट रहा है, लगातार एक लंबे समय तक घर्षण होता रहा तो ये पर्वत भी कट के आर पार हो जाएगा, ऐसी बनने वाली दूसरी स्थिति को जियोजेन कहते हैं। आइए देखते हैं जियोजेन क्या है। जियोजेन आइए देखते हैं जियोजेन क्या है।
जेन क्या है? अभी आपने देखा कि प्रवाहित होता हुआ पवन मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों पर रगड़कर खरोंचे कर देता है, तमाम प्रकार के ड्रिल कर देता है। लेकिन यही ड्रिल कुछ इस प्रकार हो जैसे ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, इस चट्टान में ये कोमल परत है। कोमल और कठोर चट्टानों की क्रम से परतें हैं। जैसे एक कोमल हो गई, दूसरी कठोर हो गई, एक कोमल हो गई, दूसरी कठोर हो गई, फिर कोमल हो गई, फिर कठोर हो गई। कुछ इस तरह चट्टानें थी। मतलब ये कोमल और ये कठोर, कोमल और कठोर, ऐसे चट्टानों का लेयर था। अब क्या किया, प्रवाहित होते ही पवन आई, इस पर टकराई, इस चट्टान पर, और टकराने से पवन के आर पार कुछ उल्टी दावात की आकृतियों में कुछ इस तरह पवन टकराती रही और ये कोमल चट्टानें कटती रही। अब कोमल चट्टानें कटकर एक उल्टी दावात की आकृति में, जिसमें बच्चे पेन से लिखते थे, दावात की आकृति की आर पार, मतलब पर्वत कट गया, आर पार एक संरचना बनी जिसे हम ज्यूजन कहते हैं। इसे खिड़की भी कहा जाता है, वात खिड़की। इसे वात खिड़की कहा जाता है। अब देखिए, पवन ने काट कर पहाड़ी को आर पार कर दिया। अब हवा आएगी, इस पहाड़ पर टकराएगी और इसके अंदर जाएगी और अंदर जाके बाहर निकल जाएगी। पवन के द्वारा पहाड़ को काट कर आर पार ड्रिल करके बनाई जाने वाली संरचना, जिनमें हवा फिर प्रवेश होके पहाड़ी को आर पार कर ले, ऐसे उल्टी दवात की आकृति वाले आकृति को हम ज्यूजेन के नाम से संबोधित करते हैं। इसे हम ज्यूजेन कहते हैं। लिख लीजिए, बना लीजिए। आगे चलिए, जो अगली संरचना है वो है यारडंग। यारडंग, यारडंग। अब देखिए, यारडंग बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि कोमल चट्टानें जल्दी कट जा रही हैं और कठोर चट्टानें बाद में कट रही हैं। आइए देखते हैं कि कोमल और कठोर चट्टानों के संरचना को पवन कैसे काटकर यारडंग का निर्माण करती है। आइए, जैसे ये कोई बड़ा सा डेजर्ट मरुस्थल है, ये बड़ा सा मरुस्थल है और इस मरुस्थल पे कंडीशन ये बन गई कि कुछ ऐसी आकृतियां बनती हैं, कुछ ऐसी आकृतियां बनती है। आपने देखा, आप देखो ऐसे, ये कठोर चट्टान है और ये कोमल चट्टान है। कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कठोर और कोमल, कठोर और कोमल। ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा समझने की देर है और इसमें कुछ है नहीं। ये चट्टानें थी, अरे यार, कभी पिक्चर में देखते हैं हीरो हीरोइन नाचते नाचते कहां पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसी स्थलाकृतियों में पहुंच जाते हैं कि ऊपर आपको पहाड़ दिखता है, नीचे यहां नाच हो रहा होता है।
पहाड़ आगे की तरफ है निकला हुआ और यहाँ पे लोग नाच रहे होते हैं। यही स्थिति यारडंग की है। कभी ऐसी सीन इमेज करिए किसी पिक्चर की जिसमें हीरो हीरोइन नाच रहे हो और पहाड़ आगे की तरफ निकला हो छत की तरफ और नीचे ये गहरा गर्त हो, अंदर यहां यहां नाच रहे हो, पहाड़ों का छत हो। ऐसी आकृति ही यारडंग कहलाती है। देखिए यारडंग क्या है, कहते हैं जब किसी चट्टान में, जब किसी चट्टान में कठोर चट्टानें ऊपर हो और उसके नीचे कोमल चट्टानें हो, तो प्रवाहित होती हुई पवन, आती हुई पवन करती क्या है, जब टकराती है तो टकराकर कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती और नीचे वाली कोमल चट्टानें तेजी से घिस जाती है, कट जाती है और एक गहरा गर्त का आकार ऊपर, ये कठोर चट्टानें छत की तरफ हो जाती हैं और अंदर ये गहरा घाटी बन जाता है, गर्त बन जाता है। जैसे लगता है कि पहाड़ आगे की तरफ निकला है और अंदर की तरफ रास्ता है। ऐसी आकृति ऐसे नहीं बनती। प्रवाहित होती हुई पवन मार्ग में पड़ने वाली एक साथ टकराई, टकराने के बाद जो कठोर चट्टानें थी ये तो नहीं कटी, इसलिए ये यहां तक निकली है। मतलब ये जो चट्टान थी ये पूरी यहां तक थी, ऐसे पर्वत था। लेकिन ऐसे पर्वत न होकर ये तो यहाँ कठोर बचा हुआ है, लेकिन जो कोमल चट्टानें थी नीचे वाला, उससे पवन ने क्या किया, काट दिया और पवन काट के उड़ाता गया और ये पहाड़ के अंदर घुसता हुआ गर्त कुछ इस आकृति में दिखाई दिया, कुछ इस आकृति में दिखाई दिया कि ऊपर छत है, नीचे पहाड़ है। ऐसे ऐसी जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई देने वाली आकृति है, ऐसी जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई देने वाली आकृति है, यह यारडंग के नाम से जानी जाती है। बच्चों एक बात जानते होंगे आप कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कारवां चलता है। कारवां तो समझ रहे हो कि रेगिस्तान में रास्ते में लोग भूल जाए, इसलिए कारवां के झुंड में चलते हैं। कारवां पिक्चर में देखते हो, कारवां जा रहा था, आज रात को रुकना है यहीं, आज यहीं नाच गाना होगा, अब रुक जाते हैं, सुबह होने के बाद चलेंगे। कारवां। अब देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां चलती हैं और उसमें कारवां का चलना बड़ा कठिन हो जाता है, रास्ते बड़े दुभर हो जाते हैं, धूल भरी आंधियों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक कहानी बताता हूं आपको, रेगिस्तान कितने खतरनाक होते हैं। अंग्रेज किसी को काला पानी भेजते थे और जिसे थोड़ा सा कम दंड दिया जाता था उसे जाके डेजर्ट में छोड़ देते थे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बेचारा हवा धूल का थपेड़ा खाते खाते पानी के अभाव में मरते मरते उसकी कहानी एंड हो जाती थी। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, अफ्रीका महाद्वीप के मिडिल भाग में, इस भाग की कंडीशन यह थी, इसके अंदर जाने में लोग डरते थे, इसीलिए इसे दुनिया का ब्लाइंड कॉन्टिनेंटल, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसे अंध महाद्वीप कहते थे, इसमें कोई जाता नहीं था अफ्रीका में, सहारा के डर से। तो देखिए अब कारवां चलेगा कैसे, जैसे ध्यान से समझो, ये एक यार्डन यहां है, एक यार्डन यहां हो, एक यार्डन यहां हो, एक यार्डन यहां हो, एक यार्डन यहां हो, ऐसे से यार्डन लगातार हो। अब करेवा करेगा क्या, इसी ऊपर छत हो गई और इसी जो नीचे का जगह था, इसी नीचे नीचे करेवा क्या करेंगे, कारवा अपना यात्रा करते हुए धूल कणों से बनते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसे कारवा यारडंग के नाम से भी जाना जाता है। यह यारडंग यात्रियों को मरुस्थलीय क्षेत्रों में यात्रियों को जाने के लिए मार्ग भी प्रदान करने का काम करता है। आगे देखते हैं अगली आकृति बनाते चलिए। अब जिसको दिक्कत होगी वो वीडियो देख लेगा, हम क्लास को लेके चलते हैं। यारडंग, यारडंग पढ़ लिया। अगली जो स्थलाकृति देखिए, अगली स्थलाकृति क्या कहती है, छत्रक शिला।
छत्रक शिला। मशरूम देखिए, मशरूम, मशरूम, सेम मशरूम की आकृति छत्रक शिला की आकृति होती है। अरे खाने वाला मशरूम है यार, मशरूम की सब्जी खाते हो ना, यही मशरूम की जो आकृति है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने घूमने जाओ तो कोई पहाड़ मशरूम की तरह दिखाई देता है, मशरूम की आकृति में दिखाई देता है। यही मशरूम की आकृति वाला यही पहाड़ क्या कहलाता है? छत्रक शिला कहलाता है। आइए देखते हैं मरुस्थल में बनने वाला छत्रक शिला की आकृति कैसे बनती है। आइए देखो, यह है आपका छत्रक शिला। यह है आपका छत्रक शिला। बन गया मशरूम। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आईएएस की पढ़ाई किताबों को रट के नहीं की जाती। जिन विद्यार्थियों को लगता हो कि हम रट के आईएएस बन जाएंगे, तो यह ध्यान रखना कि रट के कभी आईएएस के सिलेबस को तैयार नहीं किया जा सकता। इस पूरे सिलेबस को आत्मसात कर लो, जैसे जीते हैं, टॉपिकों में विषय में जी जाओ, वो आपके जेहन में उतर आए, तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बनेगा वही पिक्चर अब जब आप चाहोगे, जिस तरह चाहोगे, आप बाहर निकाल दोगे। ध्यान रखना, आईएएस बनने के लिए उस दिन तक का इंतजार होगा आपका जिस दिन किसी टॉपिक को लिखने के लिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए आपका ब्रेन इतना विकसित हो जाए कि आपके समझ इतनी ज्यादा अच्छी हो जाए कि आपके मस्तिष्क की धारा से उस टॉपिक का उस उत्तर, आंसर खुद ब खुद निकलने लगे। जब तक किसी टॉपिक को लिखने के लिए आपको किताब उठा के नकल मारने की जरूरत है, तब तक आपको अभ्यास करने की जरूरत है। आईएएस उसी दिन बनेंगे जिस दिन सब्जेक्ट के व्याख्या, टॉपिक की व्याख्या आपके मस्तिष्क से खुद ब खुद निकलने लगे। ये काम तब आएगा जब आप विषय में जीना शुरू कर दोगे, टॉपिकों में जीना शुरू, अनुभूति कर लो, आत्मसात कर लो, रट के नहीं। कभी भी रट की चीजें संभव नहीं हो सकती। आइए देखते हैं ये छत्रक शिला की आकृति कैसी बनी। जब किसी मरुस्थलीय क्षेत्रों में खुले जगह पर कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, और उस पर्वत में एक जैसी चट्टानें न हो, शर्त है एक जैसी चट्टानें न हो, ऊपर कठोर चट्टानें हो, नीचे मुलायम चट्टानें हो, नीचे और मुलायम चट्टानें हो, नीचे कठोर चट्टानें हो, जिससे जीवन मजबूत हो, थोड़ा सा जड़ मजबूत। कहते हैं अब आई पवन, पवन आई, तेजी से आई, चारों तरफ से आई। जैसे मैं ऐसे बीच में खड़ा हूं, कभी पवन इधर से आके टकरा रही है, कभी पवन सामने से टकरा रही है, कभी पवन पीछे से टकरा रही है, कभी पवन इधर से टकरा रही है, क्योंकि मरुस्थल के बीच में खड़ा यह पर्वत चारों तरफ से हवाओं को झेल रहा है। आइए देखते हैं हवा क्या करेगी। हवा, वायु, पवन अपने साथ धूल, मिट्टी के कणों को लेकर आती है, तमाम अवसाद, कंकड़ पत्थर, छर्रियों को लेकर आती है, और ये छर्रियां रेगिस्तानी क्षेत्रों में बसे हुए पर्वतों पर टकराती हैं, चारों तरफ से धक्के मार रही हैं, धक्के मार रही हैं, लगातार रगड़ते रगड़ते, लगातार घर्षण करते करते ये क्या करती हैं? कोमल चट्टानों को काटना शुरू कर देती हैं और काट कर अपने साथ उड़ा ले जाती हैं।
जैसे जैसे चट्टानें कटने लगी तो इसका आकार कमजोर होने लगा, पतला होने लगा, लेकिन ऊपर ये कट गया सब, ये कट गया, ये कट गया सब। ऊपर का जो कठोर चट्टान था, यह कठोर चट्टान नहीं कट पाई। क्यों? इसका रीजन सुनो। क्यों? क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाते हो, जब नीचे से ऊपर जाते हो पवन के साथ, धूल भरी आंधियां चल रही हो, तो जब नीचे से ऊपर जाते हो तो जो कंकड़ पत्थर के बारीक कण है, कंकड़ पत्थर के बारीक कण नीचे होते हैं और ऊपर बारीक धूल कण होते हैं, बारीक धूल कण। नीचे कंकड़ पत्थर की छर्रियां होती हैं। जब ये छर्रियां आकाश पे टकराई तेजी से, तो पत्थर पर्वत को काटने का काम की। ऊपर जाते हुए कण भी बड़े बारीक होते जा रहे हैं और चट्टान भी यहां कठोर है। तो ये कठोर चट्टान नहीं कटती। जैसे लगता है कि कोई व्यक्ति छाता लगा के खड़ा है, छाता लगा के खड़ा है, कोई व्यक्ति छाता लगा के खड़ा है। इसीलिए इसे छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्षा होने लगी, पानी तेजी से बरसने लगा, तो आप जाइए आराम से इसके नीचे यहीं बैठ जाइए, तो ये पानी ऊपर से छत का काम करेगा, पानी यहाँ नीचे टपकेगा, ये भाग बचा हुआ है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी, तापमान से, वर्षा से बचाने का भी ये छत्रक शिला काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हाँ, हम एक घटना घटती है कि लगातार होता क्या है, वायु के अपरदन से, लगातार वायु के अपरदन से जो ये पिलर है, ये पिलर लगातार घर्षण होते होते, लगातार कटते कटते बड़ा कमजोर हो जाता है, बड़ा कमजोर हो जाता है। अब ये जवाब दे रहा है कि भैया अब हम इस ऊपर के भार को सहन कर पाने में, उठा पाने में अब सक्षम नहीं है। तो टाक से ये पिलर टूटता है, पिलर टूटता है और ये छत्रक शिला टूटकर पूरा पहाड़ नीचे गिर जाता है। यही है छत्रक शिला के ध्वस्त होने की प्रक्रिया। बाद में अंत में ये जो छाती की तरफ उठा हुआ भाग, भाई ये झेल नहीं पाया और ये ऊपर से गिर गया, और गिरने से कंडीशन ये बन गई कि ये छत्रक शिला एक लंबे समय के बाद जर्जर होकर टूटकर बैठ जाते हैं। इसे छत्रक शिला के ध्वस्त होने की प्रक्रिया कहा जाता है। एक लाइन सुनिए, छत्रक शिला क्या है? छत्रक शिला मरुस्थलीय क्षेत्रों में खुले जगहों पर ऐसी आकृति है, पहाड़ पर्वत की बनी हुई ऐसी आकृति है जो देखने पर मशरूम की तरह दिखाई देती है। जैसे लगता है कि कोई व्यक्ति छाता लगाकर बैठा हुआ है। कहते हैं ऐसी आकृति छत्रक शिला के नाम से जानी जाती है। ऐसी आकृति छत्रक शिला के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, यह छत्रक शिला की आकृति बनती कैसे है? कठोर और कोमल चट्टानें परत दर परत हैं। कारण ये बन गया, जब चारों तरफ से वायु अपने साथ धूल कण, मिट्टी लेकर आया, तो लेके आने के बाद इस नीचे और ऊपर वाले भागों पर टकराकर घर्षण करके तोड़ने का प्रयास किया। नीचे की कोमल चट्टानें कट गई और ये पतला होता चला गया। ऊपर का भाग, जो कठोर भाग था, वो नहीं कट पाया, छाते की तरह, मशरूम की आकृति की तरह दिखाई देने लगा। ऐसी बनने वाली आकृति छत्रक शिला कहलाती है। लेकिन यही प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रही, एक बहुत ज्यादा समय तक चलती रही, तो ये पिलर जो इस छत्र को रोक के रखा हुआ है, ये टूट जाता है और टूट कर अलग होने से ये ऊपर का खंड नीचे गिर जाता है और इसे छत्रक शिला का ध्वस्त होना कहा जाता है। टूट गया छत्रक शिला। अब देखिए, कई आकृति आपने पढ़ लिया, ज्यूजन ने पढ़ लिया, छत्रक शिला भी पढ़ लिया। एक आकृति बनती है, बचती है,
बरखान। आइए देखते हैं बरखान क्या कहलाता है। बरखान, बरखान। अगली हेडिंग डालिए बरखान। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली ये विशेष स्थलाकृति पवन के निक्षेपण का परिणाम है। पवन के डिपॉजिट कर मिट्टी के डिपॉजिट करने का परिणाम है। आइए देखते हैं कि आकृति बरखान कैसे बनती है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार टीला, अर्धचंद्राकार टीला क्या कहलाता है? बरखान। अरे यार एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे गांव में जो किसान के बच्चे होंगे वो गांव में गर्मियों में गेहूं की मड़ाई होती है। गेहूं की मड़ाई के लिए थ्रेसर आता है। अब वो थ्रेसर एक तरफ गेहूं निकालता है, दूसरी तरफ भूसा निकालता है। भूसा जैसे जमा हो रहा है, वही भूसा का जमा होना, जो आकृति बन रही है, वही आकृति रेगिस्तान में मिट्टी के जमा होने से बनती है। वही आकृति बरखान का उदाहरण है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जो शहर के बच्चे वो यूट्यूब पे देख लेंगे और जो गांव के बच्चे वो समझ गए कि किस प्रकार आकृति बनेगी। आइए देखते हैं बरखान क्या कहलाता है। देखिए कुछ ऐसी आकृति बनती है। शुरुआत में यह अर्धचंद्राकार मिट्टी का जमाव नहीं होता और इसके पीछे लंबे दूर कुछ दूरी तक मिट्टी का जमाव होता है। क्रमशः उसका आकार कम होता जाता है। ऐसी आकृति मरुस्थल में दिखती है। यही आकृति बरखान के नाम से जानी जाती है। देखिए कैसे हुआ। कहते हैं प्रवाहित होती हुई पवन अपने साथ धूल मिट्टी के कण लेकर आती है। मार्ग में कोई अवरोध पड़ जाता है तो मिट्टी का जमाव होने लगता है। ये जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में पीछे तक होता है, जिसमें दो अस्पष्ट कोने दिखाई देते हैं और लंबे आकृति में जमा हुआ अर्धचंद्राकार आकृति में मिट्टी का जमाव ही बरखान के नाम से जाना जाता है। बरखान मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली टीलानुमा आकृतियां हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपसे बस इतने से काम बन जाएगा, ये निक्षेपण के परिणाम स्वरूप। लेकिन ये जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, अब वो आगे देखें, थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं कि मिट्टी का जमाव कैसे हुआ। क्योंकि यहां पर वेग ज्यादा था, इसलिए ये यहां पर मिट्टी का जमाव नहीं हो पाया। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे मिट्टी का जमाव होता गया। ध्यान रखें, बड़े कण जो बालू के साथ पवन के साथ जो बड़े कण हैं, वो बड़े कण आगे वाले भागों पर जमा कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, पवन के साथ जो बालू के कण हैं, उनकी मात्रा कम होती चली जाएगी। ये शंकु के आकार में अर्धकटोराकार आकृति में बनने वाली रेगिस्तानी आकृति पवन के निक्षेपण का परिणाम है।
जिसे हम बरखान के नाम से जानते हैं। बच्चे बड़ा धैर्य लगा के सुन रहे हो, और आगे बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है जिसे कहते हैं पवन के निक्षेपण के द्वारा बनी हुई सबसे बेहतरीन आकृति जो दुनिया को बहुत कुछ देती है। इस आकृति को कहा जाता है लोएस का मैदान। रुके रहिए, और हो सके तो और दोस्तों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जाम नहीं निकलता। मतलब ऐसा नहीं है, अगर सवाल उठा है पवन से तो लोएस से ही सवाल अधिकांशतः निकलते दिखाई दिए हैं। इसलिए ये निक्षेपण की अंतिम आकृति है, लोएस का मैदान। देखिए पवन लोएस के मैदान की संरचना कैसे करती है, और लोएस का मैदान पहली बार किसने खोजा, लोएस का मैदान पहली बार कहां बना, और कहां के लोएस के मैदान के नाम पर दुनिया में फैले हुए इस तरह के अनेकों मैदानों को हम लोएस के मैदान के नाम से संबोधित करते हैं। आइए हेडिंग डालिए और इस मजेदार टॉपिक को पढ़िए, लोएस का मैदान, जो कि पवन के निक्षेपण की अंतिम स्थलाकृति है। लोएस का मैदान, हेडिंग डालिए, लोएस का मैदान। जैसे विद्वानों की, जो अच्छे लेवल के विद्वान है, शायद यार अपने में ही मस्त रहते हैं, दुनियादारी से नहीं मतलब होती। इतना पढ़ लिख लिया, इतना उसी में उलझे हैं कि छोटी मोटी समस्याएं या इधर उधर घड़ी घटनाएं उन्हें इफेक्टेड ही नहीं कर पाती। इसलिए जो अच्छे लेवल के ज्ञानी है, फिलोसफिकल व्याख्या बता रहा हूं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। और जब ज्ञान की बातें हुई, पढ़ाना हुआ, तो उनका फूटना शुरू हुआ। नहीं तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती। मैंने उदाहरण दिया था हेरोडोटस का। हेरोडोटस जब मस्त होता था, अपने विचारों में डूबता था, तो जानते हो क्या करता था कि एक जहाज लिया और जहाज लेके अरब सागर में गोते लगाने लगा। 6 महीने अरब सागर को हेरोडोटस का झील कहा जाता था। शांति से विचार करके लौटा, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं विचारकों को, ये है वो है, नोटिंग डिस्टर्ब हो जाता। तो ऐसा ही एक विचार की घटना बता रहे हैं आपको, जिसका नाम है फॉन रिchthofen। क्या नाम है? फॉन रिchthofen। फॉन रिchthofen एक जलवायु वैज्ञानिक थे। कैसे थे? जलवायु वैज्ञानिक थे। जलवायु वैज्ञानिक थे, और ये अपना सब्जेक्ट जो चुने वो था चीन की जलवायु। कहां पहुंच गए? चीनियों के बीच में पहुंच गए। चीन के भूमि पर जलवायु की व्याख्या करने पहुंचे। टहलते टहलते, घूमते घूमते इन्होंने देखा क्या कि चीन के पश्चिम में, मतलब कुछ इस कदर, ये भारत, चीन का ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। ये पूर्वी भाग में नहीं थे, ये पश्चिमी भाग के जलवायु के आधार पर वहां के खनिजों की खोज कर रहे थे। कोयले की परत, लोहे की परत विवेचना करना था। जब चट्टानों का स्वभाव देखे तो यहां के पश्चिम के चट्टान के जो धरातल था उसमें इन्हें अजीबोगरीब परिवर्तन दिखा। पूरे धरातल के अगल बगल के क्षेत्रों से अलग संरचना दिखी। इन्होंने इसको खोजना शुरू किया, तो कहा क्या कि ये लोएस का मैदान है। फॉन रिchthofen ने ही इस प्रकार के बनने वाले मैदान को लोएस के मैदान के नाम से संबोधित किया। इस मैदान की खोज, लोएस का शब्द की खोज करने का श्रेय
फान रिस्टोफेन को जाता है। अब देखिए इन्होंने आगे क्या देखा, इन्होंने आगे देखा कि पश्चिम में यहां से बना हुआ पूरब तक एक समतल प्लेन, एकदम समतल मैदानी इलाका है। मतलब चीन का जो ये क्षेत्र है, चीन का जो ये क्षेत्र है दक्षिण पूरब वाला, ये जो भाग है, ये वाला भाग एकदम प्लेन है, एकदम समतल है। समतल मैदान जो था, यही मैदान लोएस का मैदान कहलाया। अब देखिए इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो इस मैदान के निर्माण को बनाने का श्रेय, लोएस के मैदान का निर्माण जानते कैसे होता है, जब रेगिस्तानी क्षेत्रों से रेगिस्तानी क्षेत्रों से ढेर सारा धूल कण मलबा लेकर पवन तेजी से आगे बढ़ती है और मरुस्थल को छोड़कर बहुत दूर निकल जाती है। ध्यान से समझना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में धूल भरी चलने वाली वो आंधियां जो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में धूल, मिट्टी के कण लेकर आगे बढ़ रही हैं। और जानते हो जब बेग कम होने दूर, जैसे से दूर जा रही है, बेग कम हो रहा है, और बेग जब कम हो रहा है तो बड़े बालू के कण, धूल कण नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे रेगिस्तान से ये पवन दूर होता जा रहा है, पवन के साथ बड़ा बड़ा बारीक, जैसे पाउडर नहीं लगाते, पाउडर की तरह बचा हुआ बारीक एकदम अवसाद। मतलब रेगिस्तान को छोड़कर पवन दूर निकल चुकी है। अब पवन के साथ बालू के बड़े कण नहीं है, बल्कि पाउडर की तरह एकदम हल्के, एकदम बारीक अवसाद है। पवन लेकर इन बारीक पाउडर की तरह मुलायम अवसादों को, मिट्टियों को रेगिस्तान से दूर निकल चुकी है। दूर जाते जाते अब उसका वह भी वेग, जो पवन का वह भी वेग था, वो भी एकदम कम होने लगा। तो पवन क्या करती है कि जैसे पाउडर गिरा दो ऐसे ऊपर से भर भर पाउडर की तरह ये बारीक मिट्टी का कण नीचे गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है। और इसी कणों के जमा होने से एक समतल मैदानी भाग का निर्माण होता है, जिसे हम लोएस के मैदान के नाम से संबोधित करते हैं। लोएस के मैदान के नाम से संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं कि चीन में जहां पहली बार खोज हुई, यहां ये लोएस का मैदान कैसे बनता है। पश्चिम से, चीन के पश्चिमी भाग से एक हवा आती है जिसका नाम है काराबुरान। कौन सी हवा है? काराबुरान हवा है। यहां से काराबुरान आई और अपने साथ बारीक अवसाद के कणों को लेके आई। जब चीन के इस दक्षिण पूर्वी भाग में पहुंची तो क्या हुआ कि ये इसका वेग कम हो जाने से इस भाग में इसने अपने लाए हुए बारीक अवसाद के कणों को जमा कर दिया और बनने वाला मैदान लोएस के मैदान के नाम से जाना गया, जिसकी खोज करने का श्रेय फान रिचटहोफेन को जाता है। इस प्रकार का मैदान वर्ल्ड में जहां भी बनेगा उसे लोएस के मैदान के नाम से ही संबोधित करेंगे। लोएस का मैदान एक प्रकार से ही बनता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों से आने वाली हवा जब मरुस्थल को छोड़कर दूर चली जाती है, अपने साथ बारीक मुलायम अवसाद के कणों को गिराकर परत दर परत गिराकर जमा कर देती है। तो ऐसे बनने वाले मैदान को हम लोएस के मैदान के नाम से संबोधित करते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं।
जब लोएस के मैदान के पास तक पहुंची गए तो कुछ और लोएस के मैदान के विषय में जान लेते हैं। ये तो इसका बनना हुआ। अब देखिए, लोएस के मैदान की, लोएस के मैदान की व्याख्या, लोएस के मैदान की व्याख्या। कैसा है लोएस का मैदान? कहते हैं पहला, यह एकदम बारीक कणों से बना हुआ है। यह एकदम बारीक कणों से बना है, एकदम बारीक कणों से बना है। अब देखिए, बारीक कण गिर रहे हैं, जैसे पाउडर आप गिराते जाओ तो उसमें परतें नहीं होंगी, लेयर, क्योंकि सब उसमें मिल गया होगा। तो दूसरी कंडीशन हो गई, बारीक कणों के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है, लेकिन जब इसकी खुदाई करोगे आप तो इसमें लेयर, इसमें परत नहीं पाई जाएगी, क्योंकि बारीक कण होने से सब आपस में क्या हुए? मिक्सअप हो गए। दूसरा स्टेप, इसमें परत नहीं पाई जाती। तीसरी कहानी, बारीक कण है, परतें नहीं पाई जाती, तो ये पूरा मैदान बहुत मुलायम मैदान का उदाहरण होगा। इस पर कटान जल्दी होगा, कटान जल्दी होगा। चीन का जो लोएस का मैदान है, चीन के दक्षिण पूर्वी भागों में, इसे पीला मैदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पीले मिट्टी से बना हुआ है, बड़ा मुलायम है। जब इस मैदान पर वांगहू नदी बहती है, चीन के पूर्वी मैदान पर, लोएस के मैदान पर वांगहू नदी बहती है। वांगहू नदी बहती है। वांगहू नदी ने किया क्या है कि इस चीन के मैदान को, इस लोएस के मैदान को जब चाहती है, जहां से, जैसे यहां से इधर घूम गई, यहां से इधर घूम गई, बार बार मार्ग बदलती है, और सांप की आकृति में जहां से चाहती है, उसकी मुलायम है, काट कर बह जाती है, काट कर बह जाती है, मुलायम चट्टानों को काट कर बह जाती है, मार्ग को तोड़ देती है। इस पूरे मैदान को, लोएस के मैदान को काट छाट के गड्ढे खाइयों में बदल चुकी है। पानी पर्याप्त है, इसलिए जहां से मार्ग बदलती है, चीन में इस भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में तुरंत बाढ़ आ जाता है। ये नदी, वांगहू नदी, चीन के दक्षिण पूर्वी भागों को कहते तबाह करके रख देती है। इसीलिए इसे, वांगहू को चीन का शोक कहा जाता है। इसे शोक कहते हैं, लेकिन वरदान भी है यार। पीला मैदान, ये लोएस का जो पीला मैदान है, ये बड़ा बारीक अवसादों से मिला हुआ है, बारीक कणों से बना हुआ है। तो जानते हो, सेडिमेंट होंगे, अवसाद होगा, जीव जंतु मरे होंगे, जीवाश्म होगा, बारीक कण है, आपस में सड़ेंगे, सड़के आपस में सड़ेंगे, और सड़के ये मैदान बड़ा उपजाऊ बन जाता है। चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित इस लोएस का मैदान चीन के उपजाऊ मैदानों में माना जाता है। और जब उपजाऊ मैदान है, वांगहू नदी से जल देती है, लेकिन गलती करती है कि मनमना करती है, जैसे चाहती वैसे तोड़ के बह जाती है, और बाढ़ के कारण हर साल बड़े पैमाने पर धन जन की हानि होती है। इसीलिए इस नदी को हम चीन का शोक, वांगहू को चीन का शोक कहा जाता है, शोक के नाम से संबोधित करते हैं। बच्चों, आज
बहुत से ढेर सारे बच्चों को लिंक नहीं भेजा जा सका, वो आ नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ा सा सही तरीके से इसे बांट नहीं पाए बच्चों में। तो कल अगली क्लास के लिए आप लोग अपने मित्रों को, अब तो यूट्यूब पे है, जिसको चाहिए उसको बुलाइए और सबको देखिए। कल का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, जिसे कहते हैं फोल्ड एंड फॉल। फोल्ड एंड फॉल, बलन और धंसल। देखते हैं कि दुनिया में इंटरनल स्ट्रक्चर से, आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, कैसे पठारों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी कैसे फूटती है, भ्रंश कैसे बनती है, घाटियां कैसे बनती हैं, दरार कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी का दरार उद्भेदन कैसे होता है, बलन कितने प्रकार के होते हैं, और विश्व के कौन कौन से पर्वत किस प्रकार के बलन पर्वत के उदाहरण है, भ्रंश घाटी कैसे बनती है, रिफ्ट वैली कैसे बनती है, कल लेके आते हैं 3 बजे। और चूंकि आज बच्चे नहीं जुड़ पाए सारे, क्योंकि एकाएक क्लास हुई, मतलब डिसीजन कि यूट्यूब पे आए, लिंक हम लोग बांट नहीं पाए, लेकिन कल समय से पहले आप लोगों को लिंक चला जाएगा। मजा लीजिए कल के क्लास के लिए। तब तक का करते हैं इंतजार। मिलते हैं कल 3 बजे नए क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।